लेकिन आप देख लेना जो हम आपको बता रहे हैं उन्हीं टॉपिक पर आपको पूरे प्रश्न वहां पर देखने को मिलेंगे। तो किस तरह से प्रश्न पूछे गए पिछली परीक्षाओं में और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाना है वो देख लेते हैं। तो देखो, आपको मुहावरे अच्छे से याद करने हैं, आपको मुहावरे अच्छे से याद करने हैं। इन पर परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, जैसे कि हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाते हैं तो घबरा जाते हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? घबरा जाना। तो इस तरह से मुहावरे पूछे जाते हैं। हृदय भर आना, हृदय भर आना मतलब दुखी होना, दुखी होते हैं तो हृदय भर आता है, आंसू आने लगते हैं। तो मुहावरे पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप मुहावरे अच्छे से समझ लें, याद कर लें। और एक बात और अच्छी है कि आप मुहावरे याद कर लेते हैं तो जो एक शब्द के लिए एक वाक्य होता है वो भी आपका बन जाता है, ठीक है। तो मुहावरे आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपको याद करना है आपको संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा पर प्रश्न जरूर बनता है। तो संज्ञाएं आप अच्छे से याद कर लें, इनकी उदाहरण याद कर लें आप अच्छे से। पिछली बार परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आए हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे प्रश्न जरूर बनता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है कि स्पष्ट नाम का पता चल जाए। जैसे हमने आपसे कहा कि जाओ 50 रुपये ले जाइए और आम लाओ बाजार से। आप बाजार में गए और पता चला कि वहाँ पर आपके कलमी आम हैं, दशहरी आम हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के आम। अब आपको ध्यान आएगा कि सर ने कौन से आम मंगाए थे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक होता का मतलब होता है पर्टिकुलर वह है व्यक्ति। हमने कहा कि आप कलमी आम लाइए, आप लेकर के आ जाएंगे, तो वो व्यक्तिवाचक है। तो मतलब उस व्यक्ति का या उस वस्तु का नाम पता चल जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं कि आपके सामने जो विकल्प हैं उनमें एक विकल्प अलग रहता है और 3 विकल्प समान रहते हैं, ऐसा भी प्रश्न बन जाता है। तो संज्ञा आप अच्छे से याद कर लें। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है रसों पर। ठीक है। तो रसों में क्या है? आपको देखो इनके स्थायी भाव भी याद करने हैं। आपके 10 रस होते हैं, इनके स्थायी भाव भी होते हैं। जैसे श्रृंगार रस है रति, करुण सुख, हास्य हास, रौद्र क्रोध, धीवत्स घृणा, वात्सल वास्तल। तो इस तरह से आपके रस होते हैं। और संचारी भाव होते हैं, वो आपके 33 होते हैं। और रस कैसे बनते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव के मिलने से रसों की उत्पत्ति होती है। और इनमें जो रसों का राजा होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। रसों का जो राजा होता है उसे अपन श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयुक्त श्रृंगार और वियुक्त श्रृंगार। तो रसों पर प्रश्न आता है, ध्यान रखें आप। और फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है समास पर। ये तो मान करके चलो समास पर प्रश्न आना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समास पर कौन से समास पर प्रश्न बन जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, आपका जो बहुब्रीहि समास है इस पर बहुत प्रश्न आते हैं। इनके आप उदाहरण याद कर लो। प्रश्न आता है बहुब्रीहि समास पर। इसमें क्या होता है? किसी तीसरे शब्द की प्रधानता होती है। आपको ऐसा लगे कि ये उत्तर है इसका, लेकिन वो उत्तर न निकल के कोई तीसरा उत्तर निकल आता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। बहुत प्रश्न आता है। इसके बाद फिर जो है कर्मधारय पर प्रश्न बनता है। इसमें क्या होता है? इसमें विशेषण और विशेष होता है। जैसे कि नील कमल, ठीक है। तो कोई शब्द है, ऐसे कमल है, इसकी विशेषता क्या है? कैसा कमल है? नीला कमल है। तो ये विशेषण, तो जो नीला शब्द है ये क्या है? विशेषण। और कमल क्या है? विशेष है। कमल क्या है? विशेष है। तो मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष, ठीक है। तो कमल क्या है? विशेष है। और विशेषण क्या है? ये नील शब्द, ठीक है। हमने कहा ताजमहल, अब कहा सुंदर ताजमहल। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। ताजमहल क्या है? विशेष है। हमारे अच्छे विद्यार्थी, तो अच्छे जो शब्द है वो विशेषण है। और जो विद्यार्थी हैं सभी स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब यहां से आप समझ लो, हमने कहा हरा कमल, तो हरा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। और कमल क्या हो जाएगा? विशेष। अच्छे दोस्त, तो दोस्त क्या है? विशेष। और अच्छे क्या हो जाएगा? विशेषण। तो देखो इन पर प्रश्न बनता है। फिर देखो द्वंद्व समास पर प्रश्न बनता है। इसको ऐसे समझ लो, दा और दा 2 आ रहे हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। जैसे माता और पिता, आपके लिए माता भी उतनी ही बराबर है जितने पिताजी हैं। आपके लिए बहन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने आपके भाई हैं।
तो दोनों पदों की प्रधानता है तो वो होते हैं, वो सब समास होता है द्वंद्व समास। इस पर भी प्रश्न बनता है, ठीक है। जहां दोनों शब्दों की प्रधानता हो वहां द्वंद्व समास। जिसमें विशेषण विशेष हो वो आपका कर्मधारय समास। जिसमें तीसरे शब्द की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास। तो इस पर प्रश्न बन जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। फिर देखो प्रश्न बनता है आपसे उपसर्ग से। हर साल परीक्षा में पूछा जाता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखो उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय का मतलब होता है बाद में जुड़ने वाले शब्द, ठीक है। इस पर हमेशा प्रश्न आया परीक्षा में, तो देखो जो आए हैं वो आपको बता देते हैं। कुछ उपसर्ग हैं इंपॉर्टेंट, वो बता देते हैं आपको। अधि उपसर्ग इंपॉर्टेंट है, और एक आपका तत् उपसर्ग है, जैसे कि तत् धन लीन, ये आपका बन जाता है। एक उपसर्ग है आपका अभि, अभिमान। यहां ध्यान रखो, आपके सामने ऐसा लिखा रहेगा अभि और ऐसा लिखा रहेगा अभि, ठीक है। तो ये वाला गलत होता है, छोटी ई की मात्रा होती है वो सही होता है। ये उपसर्ग हुआ है आपके। अच्छे उदाहरण आप याद कर लें। अब प्रत्यय की बात कर लेते हैं। जो शब्द बाद में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि एक बात करते हैं, कोई बेचारी दुखिया है, इसका कैसे बनता है? इसका बनता है दुख धन ईया। जो ईया शब्द है ये बाद में जुड़ा है, ठीक है। तो दुखिया में क्या है? ईया प्रत्यय है। पूछा जाता है कि बता दुखिया में प्रत्यय क्या है? ईया प्रत्यय है। माने जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, जो पहले जुड़ते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग प्रत्यय आपको अच्छे से याद करने हैं। इन पर प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे अगर आपने उपसर्ग प्रत्यय समझ लिए। अब देखो पर्यायवाची से प्रश्न बनते हैं। 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा पर्यायवाची से, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची। इन पर प्रश्न आए। आंसू है, आंसू की धारा बह रही है, किससे बह रही है? नयन से बह रही है, तो नयनांबु। आंसू को और क्या बोल सकते हैं? नयनांबु बोल सकते हैं। अमृत है, अमृत होता है, अमीय होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। अमीय, सुधा, सोम, पीयूष। अब है, तुमने देखा होगा जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और अभयारण्य होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और अभयारण्य होते हैं। तो जो अभयारण्य होते हैं उनमें क्या है, अपन घूम सकते हैं, मतलब उसमें जो है उसमें प्रतिबंध कम होता है। तो देखो जो वन होते हैं, वन होते हैं, तो वन को अपन क्या कहते हैं? अरण्य भी कह सकते हैं। तो जो अरण्य शब्द है वो किससे बना है? वो अभयारण्य से बना है। अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। तो अपने एमपी में बहुत अभयारण्य हैं, और इनमें क्या है, पशुओं को रखा जाता है और जिससे वो क्या है, उनको खाना पीना मिलता रहे। नहीं तो आप जानते ही हैं इनको रहने के लिए भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि पर्वत पर भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो पर्वत को आप क्या कह सकते हैं? पहाड़ भी कह सकते हैं, गिरी भी कह सकते हैं, ठीक है। पर्वत, पहाड़, गिरी, ठीक, ये कह सकते हैं आप। और अचल, इसको भी ध्यान रखो। अचल जो चल ना सके, तो पहाड़ तो चलते नहीं है, तो पर्वत को अचल भी कहते हैं, पहाड़ भी कहते हैं, गिरी भी कहते हैं, ठीक है, और पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा पूछा जाए कि अचल के पर्यायवाची क्या है, तो पर्वत है, पहाड़, इस तरह से आप देख सकते हैं। फल को अपन सहकार भी कहते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो है पर्यायवाची, आप याद कर लो, ठीक है। इतना समय तो नहीं है कि हम आपको पूरे पर्यायवाची बताएं, तो मतलब इतनी सी बात है कि पर्यायवाची परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पर्यायवाची आपको जो अच्छा लगे उन्हें याद कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बताएं उन्हें याद करो, जो आपको अच्छा लगे उन्हें याद कर लो। फिर अलंकार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, अलंकरोति इति अलंकारा। तो मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है, उभय अलंकार है। तो जो इंपॉर्टेंट अलंकार हैं वो बताते हैं। देखो, तो परीक्षा में सर्वाधिक पूछा जाने वाला आपका अलंकार है, देखो वो है आपका अनुप्रास। तो वो नाम से स्पष्ट है। प्रास माने होता है बार बार, या कहें आवृत्ति। ये विज्ञान का भी शब्द है आवृत्ति। वृत्ति माने होती है आदत क्या होती है? जो व्यक्ति बार बार कोई काम करता रहे वो उसकी वृत्ति होती है, आदत होती है। तो जब शब्द बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको समझ में परीक्षा में आएगा जब कोई ऐसा उदाहरण आ जाता है, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण बहुत फेमस है,
जैसे कि आपने सुना होगा, आपके माता पिता हैं, आपके शिक्षक हैं, सुनाते हैं कि हंसना नहीं, ठीक है। कक्का ने कक्को के कानन में कह दी थी कि करतार के कुआ पे करे करेला कर लियो, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं आपके अनुप्रास अलंकार, ये हमने बताया आपको, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फिर परीक्षा में बहुत पूछा जाने वाला है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार पर भी बहुत प्रश्न आता है, तो इनको आप समझ लो। इसको आप कैसे उत्तर लगाओगे, इसका कैसे उत्तर बनाओगे। जैसे एक उदाहरण है, कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकार या खाई बोराय जग बा पाई बोराय। मतलब ये है कि इसको खा लो तो भी आदमी पागल, ना खाए तो पागल, प्राप्त हो जाए तो पागल। माने ये आपका धतूरा है, इसको खा लो तो पागल। एक का अर्थ है सोना, मतलब सोना ज्यादा मिल जाए तो पागल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या करें इतने का, पागल हो जाएगा सोच सोच के। दूसरी चीज, ये कनक का अर्थ है धतूरा, धतूरा खा लो तो पागल हो जाओगे, ठीक है। तो कनक कनक ने सोगनी मादकता अधिकार या खाई बोराय जग, माने जग ने अगर इसको खा लिया, माने मनुष्य ने खा लिया तो पागल हो जाए, या खाई बोराय जग या पाई बोराय, इसको पा लिया तो भी पागल हो जाओगे। तो यहां पर आप देखना, यहां पर बीच में आपको डैश का जो चिन्ह मिलेगा, तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि यमक अलंकार वहां पर है, ठीक है। और फिर परीक्षा में पूछा जाता है अधिकतर उपमा अलंकार। उपमा, अपन कहें कि आपके पिताजी आपसे कहते हैं कि देखो फलाने के बच्चे कितने पढ़ते हैं, कितने होशियार हैं, तो वो वहां उपमा अलंकार है, किसी से तुलना करना, वो उपमा अलंकार है। जैसे कि आपका जो मन होता है वो इतना चंचल होता है कि मतलब इधर उधर भटकने लगता है। जैसे कि एक उदाहरण बहुत आता है, पीपर पात सरस मन डोला, मन डोला, ठीक है, समझना बात। देखो पीपर के जो पत्ते होते हैं वो हिलते रहते हैं, उसी पीपर माने पीपल, पात माने पत्ता, सरस माने समान, मन डोला। जिस तरह पीपर के पत्ते, पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, उसी तरह आपका मन भी है जो डोलता रहता है, उसके समान, उसके समान। तो उपमा कर रहे हैं अपन, उपमा कर रहे हैं पीपर के पत्तों से अपने मन की, तो यहां पर उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो इस पर प्रश्न जो है बन जाता है। फिर है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार पर भी प्रश्न आता है, आपको जो अच्छा लगे याद कर लीजिए। श्लेष अलंकार पर भी प्रश्न आता है। श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। माने यहां पर पानी के तीन अर्थ हैं, एक तो आटा में मिलाने वाला पानी हो जाएगा, एक आपकी इज्जत हो जाएगी, और इस तरह से इसके तीन अर्थ निकल आते। मतलब जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो आपको इनके आपकी किताब में जो उदाहरण है उन्हें याद कर लीजिए। इतना समय तो है नहीं कि हम आपको विस्तार से समझें। अगर आप कमेंट करते हैं तो उस टॉपिक पर एक विस्तार से वीडियो बना देंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो इन पर प्रश्न आते हैं। अब बात आती है, अब प्रश्न आते हैं आपके समानार्थी शब्दों पर। समानार्थी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, समानार्थी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है तो आपको बता देते हैं। समानार्थी तो नाम से ही स्पष्ट है, समान अर्थ देने वाला, समान अर्थ देने वाला, ठीक है, समान अर्थ देने वाला, ठीक है। तो एक बहुत फेमस है काम काज, कुछ काम काज करो। कई बच्चे कुछ नहीं करते हैं, घर पर बैठे रहते हैं, तो उनके माता पिता कहते हैं कुछ काम काज तो कर लिया करो। तो काम का भी अर्थ है और काज का भी वही अर्थ है, समान अर्थ दे रहा है, काम काज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना। फिर देखो पूछे जाते हैं आपसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द आप याद कर लो, आपका एक नंबर पक्का, एक नंबर आपका पक्का। कुछ इंपॉर्टेंट है बता देते हैं। प्राचीन जो घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित लेख को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, उन्हें ऐतिहासिक कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐतिहासिक घटना। फिर जो स्त्री बात बात पर झगड़ती रहती है उसे कर्कशा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। फिर है घबरा जाना, मतलब हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना इसका अर्थ क्या है? घबरा जाना। और जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ, बहुत बोलने वाला, बाचाला, ठीक है। इसके अलावा अब आपको जो भी अच्छे लगे उन्हें आप याद कर लीजिए। फिर देखो जो आपकी किताब के प्रमुख रचनाकार हैं, कवि हैं, उनसे भी प्रश्न बनता है। जैसे कि आपकी मीरा कहाँ की हैं? जो मीरा राजस्थान की थी, एक महान कवित्री थी,
एक कवि थे पद्माकर, वो सागर के थे। तो इस तरह आप अपनी किताब में देख लें, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आपसे पूछे जाते हैं छंद, ठीक है, छंद पूछे जाते हैं। तो छंद तो बहुत विस्तृत हैं, लेकिन थोड़ी बहुत समझ लो। जब एकदम आपको यति, गति और तुक मिले, वहां होते हैं छंद। जो परीक्षा में पूछा गया वो आपको बता रहे हैं। दोहा और रोला मिलकर के क्या कहलाता है? दोहा और रोला मिलकर के कुंडलियां बनाती हैं, ठीक है। और फिर आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न संधि से, संधि से पूछे जाते हैं प्रश्न, ध्यान रखो। फिर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से, संधि से भी एक प्रश्न हमेशा आता है, इसे भी आपको याद करना है। संधि कितनी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां देखो प्रश्न कैसे बनते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ठीक। यहां देखो एक अपन ने अभी देखी थी तत् धन लीन, ये आपकी व्यंजन संधि है। और इस, ठीक है, एक प्रश्न बना था आपसे, उपसर्ग पूछा गया था। स्वर संधि देखो याद करा रहे हैं, एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा, याद करा रहे हैं, एक आपका प्रश्न पक्का हो जाएगा, ध्यान रखो यहां पर, ठीक है। तो देखो परीक्षा में अगर पहले हम आपको संधि बता रहे हैं, यण संधि, यण संधि एक नंबर आपका पक्का है। यहां से जब कभी या वा के पहले आधा अक्षर आ जाए तो वहां पर यण संधि होगी। आप आंख बंद करके उत्तर लगा जाना। जैसे बात करते हैं अपन इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि है? तो देखो या के पहले आधा वर्ण है तो आपकी यण संधि है, ध्यान रखना। या आ गया आपका, देखो जी। अब वा देखो, एक शब्द है आपका स्वागत, तो वा के पहले आधा वर्ण है, ये आपकी संधि है यण संधि। समझ गया बात? यण संधि वह होती है जब या और वा के पहले आधा अक्षर आ जाता है, यण संधि होती। आंखें मीच करके इसका उत्तर आप लगा देना, आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब आती है आपकी इंपॉर्टेंट वृद्धि संधि। देखो यहां पर जब कभी आपको शब्द के ऊपर दो मात्रा मिल जाएं, वहां आपकी वृद्धि संधि होगी। आंख मीच करके लगाना, आपका उत्तर 100% सही निकलेगा। जैसे कि बात करते हैं सदैव, दो मात्रा हैं, दो मात्रा हैं, दो मात्रा हैं, आई की दो मात्रा है, आपकी कौन संधि है? आपकी वृद्धि संधि। आंख मीच करके लगा जाना, गलत नहीं होगा। और एक है आपका परमौषधि, ठीक। यहां पर भी दो मात्रा हैं, ए वाली दो मात्रा है, आपकी वृद्धि संधि है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। अब बात आती है देखो गुण संधि, इसका हम पता कैसे लगाएंगे, ये भी एक बात है। तो देखो जब कभी आपको ए वाली मात्रा मिल जाए, आपने समझ लिया कि जब ए की और ओ की मात्रा होती है तो वह गुण संधि होती है। जैसे कि अपन बात करते हैं, देखो ए की मात्रा अपन देखते हैं, जैसे कि आप में किसी का नाम हो सकता है राजेश, तो कोई यहां पर ए की मात्रा है तो वो गुण संधि है, आंख मीच करके लगाना, गलत नहीं होगा। ओ की मात्रा देखो, एक है आपका तपोवन, तपोवन, यहां देखो ओ की मात्रा है, पापो की मात्रा है, ए ओ की मात्रा है, तो वो क्या संधि है? वो गुण संधि है, आंख मीच करके लगाना, आपका गलत नहीं होगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक है। फिर आपकी और इंपॉर्टेंट एक संधि और है आपकी अयादि संधि। यहां देखो नाम में स्पष्ट अय आदि, अय शब्द आ जाए, अय शब्द आ जाए तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब आपको अय या आय, ठीक है, या अब ऐसे मिल जाए तो वहां पर आपकी अयादि संधि है। जैसे कि नयन, नायक, तो यहां पर आपकी संधि जो हो जाएगी वो आपकी देखो अयादि संधि यहां पर हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। और आपको बता ही दिया हमने, ये संधि इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप याद कर लें। फिर देखो आपके प्रश्न बन जाते हैं विलोम से, ध्यान रखें, आपके प्रश्न बन जाते हैं विलोम से। विलोम माने उल्टा। जैसे कि आपका एक शब्द है अनुराग, अनुराग, इसका क्या हो जाएगा? विराग, सुख का दुख हो जाएगा। आप अपने मन से लिख ले, आपको जो अच्छा लगे उन्हें याद कर लें। और एक इंपॉर्टेंट है वो देख लो आप, जागरण। तो देखो राजस्थान में आना और जाना, वहां बोलते हैं जाना, तो जागरण माने जागना, और ड़ा लगा हुआ, इसका अर्थ है ना, तो जागरण माने जागना।
तो जागना का क्या हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा, जागरण का निद्रा हो जाएगा, जागरण का निद्रा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपसे पूछे जाते हैं कौन स्त्रीलिंग है कौन पुरुषलिंग है, तो इंपॉर्टेंट बता देते हैं। नेता पुरुष, नेत्री स्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, दाता दात्री, ये स्त्री बोधक शब्द है, दाता दात्री, तो इनसे प्रश्न बन जाते हैं। फिर आपके प्रश्न बनते हैं विभक्ति चिन्ह से, विभक्ति चिन्ह से। कर्ता ने, कर्ता मान करने वाला, कर्म को, इस पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कर्ता मान करने वाला। फिर आपके प्रश्न बन जाते हैं क्रिया से, इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश में तो आप जानते ही हैं क्रिया। क्रिया माना होता है, क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया का अर्थ होता है करना, मतलब क्री का और रा रहा है, यहां भी देखो का और रा रहा है, करना। तो जिस शब्द से किसी गति का बोध हो, मैं चलने का बोध हो, कुछ ना कुछ करने का बोध हो, वहां क्रिया शब्द होगा। जैसे कि हम वहां जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, जाना ये क्या है, क्रिया है। आ रहे हैं, आ माने कम, ये क्या है, क्रिया है। तो क्रिया पर प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखो प्रश्न पूछा जाता है कि किस पुस्तक को किसने लिखा है, तो एक पुस्तक है निर्मला, इसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। फिर प्रश्न बन जाता है वाक्य से, वाक्य से। तो देखो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। एक आपका वाक्य इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता रहे हैं, आज्ञावाचक शब्द। हमने आपको आज्ञा दी, बच्चों हम आपको यह टॉपिक बता रहे हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। तो ये क्या है, हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, ये आज्ञावाचक हो गया, ध्यान रखना। और बच्चे आप सभी जानते हैं स्वर, स्वर क्या होते हैं, आ, बड़ा, ई, उ, ऋ, ये क्या है, ये स्वर है, ये क्या है, स्वर है, तो इन्हें आपको पता होना चाहिए। इस तरह बच्चों हमने आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आप जब 28 तारीख को पेपर देकर के आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमने जो टॉपिक आपको बताए हैं, इनसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको जब आप पास हो जाएंगे तो विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान आदि का हम अध्ययन करवाते हैं बहुत सरलता से, और पूरा आपको उस एक ही वीडियो में समझ में आ जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।